आ जाएंगे सभी साथी क्लास में। नमस्कार, जय हिंद। साथियों, काफ़ी दिन से हमारी क्लासेस बाधित रहीं और इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। पूरा एफएम गोल्ड परिवार आपसे क्षमा प्रार्थी है। साथियों, हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। मैं आपको कमेंट भी आई थी एक दो, तो मैंने आपको रिप्लाई भी दिया था उसमें कि सर की तबीयत ख़राब है, इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो हम पुनः अपने रास्ते पर लौट चले हैं और आज है सोमवार और सोमवार से हम लोगों की क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू हैं और प्रयास ये है कि हमारे दोनों बैचों में क्लास हमारी लगातार चलती रहे। एक हमारा राजनीतिक विचारक का बैच चल रहा है सुबह में, जो आपको 10-11 बजे क्लास देखने को मिलती है, और एक हमारा राजनीतिक सिद्धांत का बैच चल रहा है जिसमें आपको शाम को 6 बजे क्लास देखने को मिलती है। तो साथियों, मैं आपसे पुनः धन्यवाद देता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने जो एफएम गोल्ड परिवार का दामन थामा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी सफलता में एक मार्गदर्शक हूं, तो मैं एक बहुत बड़ा मैं आपका अपना ओहदा मानता हूं। और आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी पर लगे रहें, जुटे रहें। साथियों, आपकी सफलता बिल्कुल मिलकर रहेगी आपको, क्योंकि जब हम आपके साथ हैं तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। साथियों, आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं हम मेहनत कर रहे होते हैं कैमरा के पीछे, जब आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाता है। तो चलिए, एफएम गोल्ड परिवार पर विश्वास बनाने के लिए पुनः धन्यवाद आप लोगों के लिए जो आप लोग लगातार हमारी क्लास देख रहे हैं। आपसे एक आग्रह और है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आपके भाई बहन जो बंधु हैं आपके, उनसे हमारे इनके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि एफएम गोल्ड परिवार आपका परिवार है। आप जितना इसे बड़ा करेंगे उतना आपका ही चैनल है ये। चलिए, तो पिछली जो हमारी कक्षाएं हुई हैं, उन कक्षाओं में हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को समाप्त किया है। चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, क्षेत्र, उसका उपागम और पद्धतियाँ। चैप्टर 1 था हमारा ये, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत, उसके बाद उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत, है ना। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया, इसके आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत भी बोलते हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरे जो चैप्टर था हमारा, राज्य का अर्थ और उसके निर्माणक तत्व, राज्य के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको इनकी जो राज्य के जो निर्माणक तत्व हैं उनके बारे में बताया। बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास किया। साथियों, देखिए, जहाँ से मैं ये आपको जो पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपको टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका जीआईसी लेक्चरर हो, चाहे आपका अल्टीग्रेड हो, चाहे आपका जीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका साथियों डाइट लेक्चरर का हो, चाहे आपका केवीएस एनवीएस कुछ भी एग्ज़ाम हो, ऑल इंडिया में जहाँ भी राजनीतिक सिद्धांत, जहाँ भी राजनीतिक विचारक पूछे जाएंगे, वहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारी वाणी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए, आज तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो हमारा जो आज तीसरा जो चैप्टर है, देख साथियों, 3 यूनिट होती हैं राजनीतिक सिद्धांत। फर्स्ट यूनिट में आपको यही हमारे 4 चैप्टर देखने को मिलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, क्षेत्र, उपागम और पद्धतियाँ, राज्य का अर्थ और राज्य के निर्माणक तत्व। तीसरा चैप्टर हम देख रहे हैं आज की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। चौथा देखेंगे संप्रभुता। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर आ जाता है, दूसरी यूनिट आ जाती है जिसे हम बोलते हैं राजनीतिक अवधारणाएं, है ना। उसमें आपको देखने को मिलता है अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, है ना, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, नागरिकता। ये सभी चैप्टर आपको उसमें देखने को मिलते हैं। दंड एवं विधि का सिद्धांत,
उसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद राजनीतिक विचारधाराएं आ जाती हैं, तो विचारधाराओं में हम लोग देखते चलेंगे। तो ये 3 यूनिट होती हैं इसमें। तो फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है और फर्स्ट यूनिट में भी तीसरा चैप्टर चल रहा है। तीसरा चैप्टर कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। चैप्टर नंबर कौन सा भैया? ये चैप्टर नंबर हमारा कौन सा रहेगा? चैप्टर नंबर 3 रहेगा। कौन सा चैप्टर नंबर 3? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए साथियों, ये जो हमारा राज्य है, राज्य क्या है? राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय है, या फिर राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, है ना। कुल मिला के कहा जाए तो जो राजनीतिक विज्ञान है उसका केंद्रीय विषय है कौन? राज्य। राज्य की ये अस्तित्व में कैसे कैसे आया, आज हम उस पर बात करेंगे। देखिए साथियों, ये जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर के अनेक विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। जैसे आपका अपना अलग विचार है, हमारे अपने अलग विचार हैं, तुम्हारे बगल में भाई साहब बैठे हैं उनके अलग विचार हैं, और दूसरे भाई साहब बैठे हैं उनके अलग विचार हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के अलग अलग अपने विचार हैं, अलग अलग विद्वानों का अपना अपना मत है। राज्य जो होता है, राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है साथियों। राज्य क्या होती है? राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। अर्थात कहा जाए तो जहाँ सभ्य समाज होता है वहीं हमारा राज्य होता है। जहाँ सभ्य समाज होता है वहीं राज्य होता है। जहाँ सभ्य समाज नहीं होता वहाँ हमारा राज्य नहीं होता। जहाँ सभ्य समाज नहीं होता वहाँ हमारा राज्य नहीं होता। ये सब बात मैंने आपको बताई। ठीक साथी, ज़रा 1 मिनट, थोड़ा तकनीकी समस्या है, 1 सेकंड रुकिएगा। जी, तो चलिए, तो मैंने आपको बताया कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में अनेक विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। राज्य क्या है? राज्य सभ्य समाज की पहचान है। जहाँ हमारा सभ्य समाज होता है वहीं राज्य होता है। जहाँ सभ्य समाज नहीं होता वहाँ हमारा राज्य नहीं होता। देखा जाए तो साथियों, राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, कोई ऑथेंटिक जानकारी हमको नहीं मिलती है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में हमें कोई ऑथेंटिक जानकारी या फिर प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलता है। जो भी हम इसका अनुभव लगाते हैं, जो भी इसका पता हमने लगाया है, वो सब हम लोगों ने इतिहास से लगाया है। तो हमने राज्य की उत्पत्ति का इतिहास से पता लगाया है। और जहाँ इतिहास मौन हो जाता है साथियों, जहाँ राज्य की उत्पत्ति के बारे में इतिहास जब मौन हो जाता है तो हम लोगों को कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। किसका? कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। राज्य की उत्पत्ति के साथियों कुछ सिद्धांत हैं। राज्य की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत जैसे देवीय सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा है? देवीय सिद्धांत है, देवीय सिद्धांत। दूसरा हमारे परिवार का सिद्धांत है, इसे हम रक्त का सिद्धांत भी बोलते हैं, रक्त संबंधों का सिद्धांत, है ना, रक्त संबंधों का सिद्धांत बोलते हैं। तीसरा हमारा युद्ध का सिद्धांत है, या फिर इसे हम शक्ति का सिद्धांत या फिर बल का सिद्धांत भी बोलते हैं। चौथा हमारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। एक और है हमारा कौन सा? विकासवादी सिद्धांत, क्रमिक विकास सिद्धांत, या फिर ऐतिहासिक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत हम इसे बोलते हैं। तो ये हमारे राज्य की उत्पत्ति के 5 सिद्धांत हैं साथियों। हमारे कितने सिद्धांत हैं? तो 5 सिद्धांत हमारे राज्य की उत्पत्ति के हैं। ठीक है, तो जरा हम इतना लिखें, उसके बाद हम धीरे धीरे समझाते हुए चल रहे हैं आपको। चलिए लिखिए। राज्य की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों
का अपना अलग अलग मत है। राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। राज्य क्या होती है? राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है, अर्थात जहां सभ्य समाज होता है, वहीं राज्य होता है, तथा जहां सभ्य समाज नहीं होता, वहाँ राज्य नहीं होता। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि राज्य की उत्पत्ति को लेकर के विभिन्न विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। राज्य क्या होती है? राज्य हमारे सभ्य समाज की पहचान होती है, अर्थात जहाँ सभ्य समाज होता है वहीं राज्य होता है, तथा जहाँ सभ्य समाज नहीं होता वहाँ राज्य नहीं होता। लिखिए, राज्य के संबंध में जानकारी केवल इतिहास से मिलती है। जहाँ इतिहास मौन हो जाता है, वहाँ कल्पना का सहारा लिया जाता है। कल्पना का सहारा लिया जाता है। तो जहाँ इतिहास मौन हो जाता है वहाँ हमें कल्पना का सहारा लिया जाता है। राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। लिखिए साथियों, राज्य की उत्पत्ति के क्या हैं? कुछ सिद्धांत हैं। राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांत जैसे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जैसे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। नंबर 2, शक्ति का सिद्धांत। इसे हम लोग बल का सिद्धांत, या फिर हम इसे ये युद्ध का सिद्धांत भी कहते हैं। युद्ध का सिद्धांत हमेशा क्या बोलते हैं? युद्ध का सिद्धांत भी बोलते हैं। तीसरा आता है हमारा परिवार का सिद्धांत। किसका भैया? परिवार का सिद्धांत आता है। तीसरा कौन सा आता है हमारा? परिवार का सिद्धांत तथा रक्त संबंधों का सिद्धांत। रक्त
रक्त संबंधों का सिद्धांत। कौन सा? रक्त संबंधों का सिद्धांत आता है। चौथा आता है हमारा विकासवादी सिद्धांत, या फिर हम इसे क्रमिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, ऐतिहासिक या फिर वैज्ञानिक सिद्धांत हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक सिद्धांत हम इसे बोलते हैं, है ना। तो साथियों, मैंने आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको एक और होता हमारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत। हाँ, एक और होता हमारा कौन सा? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ठीक है, ये हमारे 5 सिद्धांत हैं। राज्य की उत्पत्ति के कितने सिद्धांत? 5 सिद्धांत। कौन कौन से? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत या फिर बल का सिद्धांत, जिसे हम युद्ध का सिद्धांत भी बोलते हैं। तीसरा आता है हमारे परिवार का सिद्धांत, जिसे हम रक्त संबंधों का सिद्धांत बोलते हैं। इसी में कहा गया है रक्त संबंधों के सिद्धांत में कि रक्त पानी से गाढ़ा होता है। रक्त पानी से गाढ़ा होता है, अर्थात अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। किसमें कहा गया है? तो परिवार का सिद्धांत या फिर रक्त संबंधों का सिद्धांत में कहा गया है कि रक्त पानी से गाढ़ा होता है, अर्थात अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। ठीक है, तो अगला मैंने आपको बताया कि विकासवादी सिद्धांत या फिर हमें क्रमिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत या फिर वैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से ये जाना जाता है। अगला होता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। कौन सा भैया? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ठीक है, ये राज्य की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हमारे हैं। ये जो इनके दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। ये क्या है? ये सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है, सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन तो आपसे यहीं से बन गया, ये लीजिए। अभी तो हम सिद्धांत में अंदर गए भी नहीं है, हमें ऊपर से क्वेश्चन बन गया। कौन सा? कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो साथ ही ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी और आपका यूजीसी में भी। ठीक है, कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो कौन सा है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हमारा सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ठीक है साथियों, अगला है हमारा शक्ति का सिद्धांत और परिवार का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत और जो परिवार के सिद्धांत हैं, ये राज्य की उत्पत्ति कम तथा समाज की उत्पत्ति ज़्यादा बताते हैं। ये राज्य की उत्पत्ति कम, राज्य की उत्पत्ति कम तथा समाज की उत्पत्ति, समाज की उत्पत्ति ज़्यादा बताते हैं। तो एक इसकी राज्य की उत्पत्ति कम तथा समाज की उत्पत्ति ज़्यादा बताते हैं। इसीलिए इन दोनों सिद्धांतों को राजनीतिक शास्त्री कम तथा समाजशास्त्री ज़्यादा बताया जाता है, ज़्यादा बताया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट जानकारी। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति का वह कौन सा सिद्धांत है जो राज्य की उत्पत्ति कम तथा समाज की उत्पत्ति ज़्यादा बताता है, या फिर राजनीतिक शास्त्री कम तथा समाज शास्त्री ज़्यादा है। तो कौन कौन से? शक्ति का सिद्धांत और दूसरा हमारा परिवार का सिद्धांत। ये समाज की उत्पत्ति ज़्यादा बताते हैं, राज्य की उत्पत्ति कम बताते हैं।
ठीक है। अगला है हमारा विकासवादी सिद्धांत। देखिए साथियों, ये जो विकासवादी सिद्धांत है, आज के ज़माने में, आज के आधुनिक युग में हम लोग उसी सिद्धांत को ज़्यादा प्रमाणिक मानते हैं जिसके पीछे वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण है। जिस सिद्धांत के पीछे तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हम उसी सिद्धांत को आज के आधुनिक युग में क्या मानते हैं, सबसे प्रमाणिक सिद्धांत मानते हैं। तो ये जो हमारा विकासवादी सिद्धांत या फिर जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, इसे हम क्या मानते हैं, सबसे प्रमाणिक सिद्धांत मानते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्रमाणिक सिद्धांत कौन सा है, तो हमारा विकासवादी सिद्धांत या फिर वैज्ञानिक सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा ये है। ठीक है साथियों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा यहाँ से कि ये जो विकासवादी सिद्धांत और जो सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, ये उदारवाद पर आधारित है। किस पर? ये उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। ये किस पर? ये उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। उदारवादी विचारधारा पर आधारित। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन सा, कि निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति का वह कौन सा सिद्धांत है जो उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है? कौन सा है? वैज्ञानिक सिद्धांत जिसे विकासवादी सिद्धांत बोलते हैं, दूसरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो ये दोनों जो सिद्धांत हैं, ये हमारे कैसे हैं? ये हमारे साथियों उदारवादी विचारधारा पर आधारित हैं। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बताया। क्या बताया? कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो ये मैंने आपको 5 सिद्धांत बताए। सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? क्वेश्चन बना हुआ है, तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। अगला मैंने आपको बताया शक्ति का सिद्धांत और परिवार का सिद्धांत जो है, ये राज्य की उत्पत्ति कम तथा समाज की उत्पत्ति ज़्यादा बताते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? राजनीतिक शास्त्री कम तथा समाज शास्त्री ज़्यादा बोलते हैं। वही मैंने आपको बताया कि आज आधुनिक युग में हम किस सिद्धांत को ज़्यादा प्रमाणिक मानते हैं, तो विकासवादी सिद्धांत को हम ज़्यादा प्रमाणिक सिद्धांत मानते हैं। वही विकासवादी सिद्धांत और सामाजिक समझौते के जो सिद्धांत दो हैं, दो जो सिद्धांत है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत, इनको हम क्या मानते हैं? इनको उदारवादी विचारधारा की देन मानते हैं। इसको किसकी देन मानते हैं? तो उदारवादी विचारधारा की देन मानते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई होंगी यहाँ से। ठीक है साथियों, अब डालिए साथियों दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत नंबर 1। हम लोग देखते हैं, पढ़ेंगे अब दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। जरा मैं इसे रफ कर लूँ, उसके बाद आप लोग टॉपिक डाल दीजिए। चलिए आप लोग इसे उतार लीजिए कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर आप वीडियो को रोक लिया करें। वीडियो को रोक लेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। ठीक है, चलिए रफ करते हैं इसे। ठीक है साथियों, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी किसी बात की भी, हम आपके साथ हैं। बस साथियों है क्या कि हमारे पास तकनीकी जो सुविधाएं हैं उनका अभाव है, और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास क्या है कि डिजिटल बोर्ड की कमी है, वरना भारत में कुछ अपना नाम होता। लेकिन कोई बात नहीं साथियों, अगर आप 2 बच्चे भी, 4 बच्चे, 20 बच्चे भी हमसे पढ़ते हैं या 50 बच्चे भी हमसे पढ़ते हैं, अगर उनका भला होता है तो मैं अपने आप के लिए बहुत धन्य पुरुष मानता हूँ कि मैं आपकी सफलता में एक सहभागिता निभा रहा हूँ। एक प्रकार से कहा जाए तो मार्गदर्शक का काम कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत एक क्या मानता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ। कोई बात नहीं साथी, आप लोग पढ़ते रहिएगा, समय सबका आता है, अपना भी समय आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोग कमेंट में बता दिया करें कि सर आपकी क्लास हमको कैसी लगती है, तो हम लोग और अच्छे से अच्छा बेस्ट कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए डाल दीजिए टॉपिक आप लोग। कौन सा? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। लिखिए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत।
ठीक है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को साथियों हम धार्मिक सिद्धांत के नाम से भी बोलते हैं, धार्मिक सिद्धांत। दूसरा नाम क्या है इसका? धार्मिक सिद्धांत या फिर राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। दूसरा नाम क्या है? धार्मिक सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का दूसरा नाम धार्मिक सिद्धांत। चलिए, ये कहता क्या है साथियों, पहले समझिएगा, पहले आप लोग एक फिल्म टाइप समझिएगा, क्योंकि हमने पहले आपको समझा दिया कुछ बातें, अब आप लोग समझिएगा कुछ बातें। ये जो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत है, ये मानता है कि प्रथम राजा या प्रथम जो राज्य बना वो ईश्वर के द्वारा रचित है। वो किसके द्वारा बनाया गया? वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया। यानी कि प्रथम राजा और जो प्रथम राज्य बना वो किसके द्वारा बनाया गया? वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो उसकी उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। जो प्रथम राजा या फिर जो प्रथम राज्य बना उसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो ईश्वर के द्वारा हुई है। यानी कि अर्थात जो राजा बना वो ईश्वर के द्वारा रचित था। जो पृथ्वी पर प्रथम राजा आया वो ईश्वर के द्वारा रचित राजा था या फिर जो प्रथम राज्य था। इतनी बात आपको समझ में आई? यही सिद्धांत मानता है, क्या मानता है? यह सिद्धांत कहता है कि यदि राजा अपनी प्रजा को, यदि राजा अपनी प्रजा को दंड देता है, अपनी प्रजा को कुछ दंड देता है या फिर उनका शोषण करता है, उन पर अत्याचार करता है, तो प्रजा किसी जन्म का पाप समझ करके उसको स्वीकार कर लेगी। ये लीजिए साथियों, क्या मानता है सिद्धांत? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मानता है कि जो पृथ्वी पर जो राजा है, यदि राजा अपनी प्रजा के साथ कोई अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है या फिर उनको दंड देता है, तो प्रजा किसी जन्म का, कि हमने पिछले जन्म में कुछ गलत काम कर दिया होंगे, उनका दंड समझ करके उसको स्वीकार कर लेती है। कौन? प्रजा। तो यही सिद्धांत मानता है साथियों, ये सिद्धांत हमारा मानता है। इस सिद्धांत में क्या होता है कि दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ये मानता है कि जो राजा है, यदि राजा हमारा नवजात शिशु है, यदि राजा हमारा बच्चा भी है, यदि राजा हमारा बच्चा है, दूध पीता बच्चा भी है ना, तो ये सिद्धांत मानता है यदि हमारा जो राजा यदि बच्चा है तो हमें उसका भी आदेश की पालना करनी पड़ेगी। तो हमें उसका आदेश भी मानना पड़ेगा, उसका आदेश की भी पालना करनी पड़ेगी, उसका आदेश भी हमको मानना पड़ेगा यदि राजा बच्चा भी है तो। इस सिद्धांत के अनुसार राजा जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम नहीं करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार राजा जो है, राजा जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम नहीं करेगा, बल्कि राजा जो है, राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर के काम करेगा। राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा, राजा जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम नहीं करेगा। कौन मानता है? तो हमारा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत इस बात को मानता है। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत मानता है इस बात को। ठीक है साथियों, इस सिद्धांत की यदि बात करी जाए तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पहले साथियों आप लोग समझिएगा, क्योंकि लिख तो हम लेंगे, लिखने में तो भाई हमारे हाथ पैर अभी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हाथ हमारे जिंदे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है साथियों कि हमारा दिमाग कितना तेज है। यदि हमारा दिमाग में हमारी बात सब छप रही है, हमारी बात बिल्कुल आपके दिमाग में जा रही है, बिल्कुल आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर टकरा रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप समझते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के, यदि दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करी जाए तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो रॉबर्ट फिल्मर को इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो रॉबर्ट फिल्मर को इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। साथियों जरा 1 मिनट आप वेट कीजिएगा, मैं अभी
जी साथियों, तो कहाँ थे हम बात कर रहे थे कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो रॉबर्ट फिल्मर को इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। रॉबर्ट फिल्मर की एक किताब है। क्या किताब है? उनकी एक पुस्तक है। क्या पुस्तक है भैया? पैट्रियार्का। क्या पुस्तक है रॉबर्ट फिल्मर की? पैट्रियार्का उनकी एक पुस्तक है। इस सिद्धांत के समर्थक में किसका नाम आता है? तो समर्थक में साथियों इस सिद्धांत के जेम्स प्रथम का नाम आता है। इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो जेम्स प्रथम इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। जेम्स प्रथम का एक साथियों बड़ा प्रसिद्ध कथन है, एक खूबसूरत सा कथन है। क्या कथन है? तो उनका एक कथन है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। वही वाह, समझ रहे हैं साथियों? विनोद, अरे विनोद समझ ले भैया, समझ रहे हो नहीं तो सोचिए। तो जेम्स प्रथम का क्या कथन है कि राजा लोग पृथ्वी पर, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। किसने कहा? तो जेम्स प्रथम का यह प्रसिद्ध कथन माना जाता है साथियों। यदि बात करी जाए तो ये जो जेम्स प्रथम थे, जेम्स प्रथम की एक पुस्तक थी। क्या नाम था इनकी पुस्तक का? द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची। क्या पुस्तक है इनकी? जेम्स प्रथम की द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची इनकी पुस्तक मानी जाती है। यदि बात करिए साथियों इस सिद्धांत का फ्रांस में किसने प्रतिपादन किया? तो इस सिद्धांत के फ्रांस में जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो ब्रेसवे माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ब्रेसवे। कौन? ब्रेसवे इस सिद्धांत के फ्रांस में प्रतिपादक माने जाते हैं। इस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 14वां इस समय शासक हुआ करता था फ्रांस का। तो इस सिद्धांत का लुई 14वें पर भी काफी प्रभाव पड़ा, तो इसलिए लुई 14वां भी क्या बन गया? इस सिद्धांत का समर्थक बन गया। लुई 14वें का एक प्रसिद्ध कथन है। क्या कथन है? कि मैं राज्य हूं। क्या हूं? मैं राज्य हूं। समझ रहे हैं साथियों? समझ पा रहे हैं साथियों? तो अपना जो जेम्स प्रथम है, जेम्स प्रथम का मैंने आपको कथन बताया। दो कथन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जेम्स प्रथम का कथन क्या है? कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि लुई 14वें का कथन है कि मैं राज्य हूं। मैं क्या हूं? मैं राज्य हूं। इस सिद्धांत में साथियों जो शासन सत्ता होती है, इस सिद्धांत में जो शासन सत्ता होती है वो कैसी होती है साथियों? वो हमारी अनुवांशिक होती है या फिर वंशानुगत होती है। जैसे हमारे दादा राजा थे, हमारे दादा राजा हैं, अभी भी हैं भैया, अभी भी हैं। जैसे तुम्हारे थे या फिर हैं, ठीक है ना। अब भैया मैं अपने हिसाब से थोड़ी ना कर दूंगा अपने हिसाब से, हैं। तो आप लोग समझिएगा बात को। तो जैसे मान चलो हमारे दादा राजा हैं, इसका मतलब राजघराने से हैं हम। समझ पा रहे हैं साथियों? जब हमारे दादा राजा हैं तो कहीं ना कि हम भी राजघराने से आते होंगे, ताल्लुक रखते होंगे, हैं। चलिए, तो जब मान चलिए हमारे जो दादा हैं वो राजा हैं, हमारे पापा राजा होंगे फिर, है ना। है तो राजघराने से हम, लेकिन वंशानुक्रम कैसे बनेगा शासन सत्ता का? जैसे हमारे दादा राजा थे, मान चलो थे, ठीक है। हमारे दादा हैं लेकिन हमारे परदादा नहीं हैं, तो दादा के पापा। तो जब हमारे परदादा राजा थे उनके पुत्र राजा हैं, फिर उनके पुत्र यानी हमारे पापा राजा होंगे। अब आगे चलकर जब हमारे पापा भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे, मतलब स्वर्ग से धार जाएंगे, तो उसके बाद हम भी राजा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हम राजा बन जाएंगे। तो है क्या कि शासन सत्ता क्या होती है? इस पर शासन सत्ता एक आनुवांशिक शासन सत्ता होती है या फिर वंशानुगत शासन सत्ता का इसमें क्रम होता है। इस सिद्धांत को साथियों सभी धर्मों ने स्वीकार किया है। इस सिद्धांत को सभी धर्मों ने स्वीकार किया है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हमारा सिख धर्म हो, चाहे हमारा ईसाई धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, इस धर्म को सभी धर्मों ने स्वीकार किया है। कि क्या स्वीकार किया है? कि जो पृथ्वी पर जो प्रथम राजा आया वो ईश्वर के द्वारा रचित राजा था। क्या स्वीकार किया सभी धर्मों ने? सभी धर्मों ने स्वीकार किया कि जो प्रथम राजा था पृथ्वी पर वो कैसा था? वो हमारा ईश्वर के द्वारा रचित राजा था। ये सभी धर्मों ने स्वीकार किया है। चीन और मिस्र में भी राजा को सूर्यपुत्र और
देवपुत्र कह करके पुकारा जाता। तो चीन और मिस्र में भी जो राजा थे हमारे, राजा को क्या कहकर पुकारा? देवपुत्र और सूर्यपुत्र कह करके पुकारा गया। इस सिद्धांत का जो असर पड़ा वो भारतीय परंपरा और यूरोपीय परंपरा, दोनों परंपराओं ने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया साथियों। यानी कि भारतीय परंपरा में भी और यूरोपीय परंपरा ने भी इस सिद्धांत का क्या किया? समर्थन किया है साथियों। एक भारतीय राजनीतिक विचारक मनु हैं। क्या है? मनु है। मनु के ग्रंथ का क्या नाम है? तो मनुस्मृति। मनु के ग्रंथ का क्या नाम है? मनुस्मृति। मनुस्मृति को हिंदू धर्म का एक प्रकार से संविधान कहा जाता है। वो कानून की किताब है हिंदू धर्म के लिए। उसमें कानून लिखे गए हैं। किसमें? मनुस्मृति ने। इसके रचयिता कौन है? तो मनु है। इस मनुस्मृति में भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। दैवीय उत्पत्ति में भी किसका समर्थन किया गया है? तो मनुस्मृति में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है साथियों। आगे चल करके जब हम मनु को पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, मनुस्मृति पर भी बात करेंगे थोड़ी सी, क्या बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं। देखिए कोई भी चीज़ होती है सबके अपने अलग अलग पहलू होते हैं। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों चलाया उसे, वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको बताया कि भारतीय परंपरा में और यूरोपीय परंपराओं में, दोनों परंपराओं में इस सिद्धांत का क्या किया? समर्थन किया है। और मनु जो थे, जिनकी ग्रंथ क्या था? मनुस्मृति। ये भी किस पर आधारित है? तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर आधारित है। तो मनु किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो हमारे दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक मनु माने जाते हैं। भारतीय परंपराओं में कहा गया है कि भारतीय परंपरा में क्या कहा गया है? भारतीय परंपरा में कहा गया है कि सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों को संहार करने के लिए ईश्वर ने प्रथम राजा को पृथ्वी पर उतारा था। क्या माना गया है भारतीय परंपरा में? भारतीय परंपरा में माना गया है कि सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों को संहार करने के लिए प्रथम राजा को पृथ्वी पर ईश्वर ने भेजा। ठीक है, ये सभी बातें मैंने आपको बताई। एक दो बात और ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे श्री कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण जी ने महाभारत के समय, महाभारत में कृष्ण ने उपदेश देते हुए कहा था। उपदेश देते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा उपदेश देते हुए कि मनुष्यों में मैं ही राज्य हूँ, मनुष्यों में मैं ही राज्य हूँ। किसने कहा? श्री कृष्ण जी ने कहा। आगे चल करके इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचनाएं हुई साथियों। आगे चल करके इस सिद्धांत की क्या हुई? काफ़ी आलोचनाएं भी हुई। लेकिन साथियों कितनी भी आलोचनाएं क्यों ना हुई हो, कहा गया, इस आलोचनाओं में कहा गया कि इस सिद्धांत का क्या है दृष्टिकोण, वो वैज्ञानिक भी नहीं है, तार्किक नहीं है ये, इसलिए इसकी आलोचनाएं हुई। ठीक है, चाहे आलोचनाएं कितनी भी हुई साथियों, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत का अपना एक अलग प्रभाव रहा है समाज पर। जिससे इस सिद्धांत ने राष्ट्रभक्ति सिखाई हम लोगों के लिए और अनुशासित किया समाज को अनुशासित किया, राज्यभक्ति, राष्ट्रभक्ति सिखाई। तो कोई भी चीज़ है, कितनी भी आलोचना क्यों ना हो, लेकिन वो समाज पर कुछ ना कुछ छाप जरूर छोड़ता है ना। समझ पा रहे हैं साथियों मेरी बात? चलिए, तो इसे आज आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा। आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देख लीजिए आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि समझ में तो भाई आ गया। हम समझा और आपको समझ में ना आए, असंभव, असंभव भाई साहब, असंभव। तो चलिए लिखिए दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रथम राजा या राज्य ईश्वर द्वारा रचित था। तो कैसा था? ईश्वर द्वारा रचित था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रथम राजा या राज्य ईश्वर के द्वारा रचित था। आगे लिखिएगा,
इस सिद्धांत के अनुसार राजा प्रजा पर अत्याचार करे या उनका शोषण करे, अत्याचार करे, उनको शोषण करे या प्रजा को दंड दे तो प्रजा उसको किसी जन्म में किए गए पाप का फल समझकर स्वीकार, पाप का फल नहीं, पाप का दंड समझकर, ऐसे लिखे, पाप का दंड समझकर स्वीकार कर लेगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। इस सिद्धांत में राजा जनता के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य नहीं करेगा। इस सिद्धांत में राजा जनता के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य नहीं करेगा, बल्कि राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करेगा। ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करेगा। इस सिद्धांत में यह माना जाता है, ऐसे लिखिए, जाता है कि यदि राजा नवजात शिशु भी है तो प्रजा को उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। तो प्रजा को उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। यह जो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत है, यह सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। लिखिए, यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। तो सबसे प्राचीनतम सिद्धांत यह माना जाता है। इतनी बात मैंने आपको साथियों बताई। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया है इसमें कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो माना गया है कि जो प्रथम राजा या जो प्रथम राज्य बना वो ईश्वर के द्वारा रचित था।
इस सिद्धांत में माना गया है कि यदि राजा अपनी प्रजा के साथ कोई अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है, फिर उनको कोई दंड देता है, तो प्रजा किसी जन्म का, किसी पहले जन्म का पाप समझ करके उसको दंड को स्वीकार कर लेती है। समझ पा रहे हैं साथियों? और मैंने आपको क्या बताया, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो राजा होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम नहीं करता, बल्कि किसके प्रति उत्तरदायी होकर काम करता है, तो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर काम करना पड़ता है। इस सिद्धांत में माना गया है कि यदि राजा नवजात शिशु है, छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा भी है, तो उसकी प्रजा को उसकी आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा। यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है साथियों। यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति कैसा माना जाता है? सबसे प्राचीनतम सिद्धांत इसको माना जाता है। लिखिए, इस सिद्धांत में शासन सत्ता जो होती है, और लिखिए थोड़ा सा, इस सिद्धांत में शासन सत्ता वंशानुगत, इसे हम आनुवांशिक भी बोलते हैं, आनुवांशिक होती है। तो इतनी बात आपको समझ में साथियों आ गई होगी। अब बात करें इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो लिखिए, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, लाइन ऐसे लगा दीजिए, आप लिखवाएंगे नहीं, अब थोड़ा सा आप समझिएगा। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, तो रॉबर्ट फिल्मर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट फिल्मर। ये क्या, ये फैक्चुअल डाटा है थोड़ा सा। रॉबर्ट फिल्मर इस सिद्धांत के माने जाते हैं, प्रतिपादक माने जाते हैं। इनकी किताब है एक, इनकी क्या है, एक पुस्तक है, इसका क्या नाम है, पैट्रियार्का। इनकी पुस्तक का नाम है साथियों, पैट्रियार्का इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, इस सिद्धांत के समर्थक की बात करें, समर्थक कौन है, तो जेम्स प्रथम को इसका समर्थक माना जाता है। किसको? जेम्स प्रथम को इसका क्या माना जाता है, समर्थक माना जाता है। जेम्स प्रथम का एक प्रसिद्ध और खूबसूरत सा कथन है साथियों। जेम्स प्रथम का क्या है, एक खूबसूरत सा कथन है। लिखिए, जेम्स प्रथम का कथन है, जेम्स प्रथम का कथन है। यदि आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो जो आवाज़ आ रही है उसके हिसाब से आप लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, जेम्स प्रथम का क्या कथन है कि राजा लोग, कौन लोग? राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। तो राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। किसने कहा? तो हमारे जेम्स प्रथम का एक बेहतरीन क्या है, एक इनका कथन है, स्टेटमेंट है। जेम्स प्रथम की भी एक किताब है साथियों। जेम्स प्रथम की क्या किताब है? बुक है इनकी भी एक बुक है। इनकी बुक का क्या नाम है? द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची। लिखिए, द लॉ ऑफ लिखिए, द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची। द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची किसकी पुस्तक है? तो हमारे जेम्स प्रथम की पुस्तक है। ये जो हमारी पुस्तक है ये कई बार पूछी गई है कि द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची किसकी पुस्तक है? तो हमारी जेम्स प्रथम की पुस्तक है।
इस सिद्धांत के साथियों फ्रांस में प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? लिखिए फ्रांस में प्रतिपादक, लिखिए फ्रांस में, फ्रांस में प्रतिपादक कौन है इस सिद्धांत के? तो ब्रेसवे हैं। कौन है? ब्रेसवे, ब्रेसवे, ब्रेसवे सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कहाँ पर? फ्रांस में। इस समय शासन किसका था? इस समय जो शासन था, शासन किसका था? तो लुई 14वें का शासन था, लुई 14वां। तो राजा लुई 14वें का इस समय शासन था। तो लुई 14वां भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का क्या बन गया? ये भी इसका क्या बन गया भैया? समर्थक बन गया। तो फ्रांस में लुई 14वां क्या था? दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का क्या था? समर्थक था। एक बहुत खूबसूरत सा लुई 14वें का एक कथन है। लिखिए लुई 14वां का कथन है, लुई 14वां, लुई 14वां, लुई 14वां का कथन है, लुई 14वां का कथन है। क्या कथन है लुई 14वें का? इसका कथन है कि मैं राज्य हूं। क्या कथन है? मैं राज्य हूं। ये किसका कथन है? तो लुई 14वें का कथन है कि मैं राज्य हूं। ये इसका कथन माना जाता है। ठीक है साथियों, ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो रॉबर्ट फिल्मर को इस सिद्धांत के प्रतिपादक माना जाता है। इस सिद्धांत के समर्थक में किसका नाम आता है? तो जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम का नाम आता है। जैसे जेम्स प्रथम की पुस्तक का नाम द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची और फिल्मर की पुस्तक का क्या नाम है? पैट्रियार्का। मैंने आपको बताया कि जेम्स प्रथम का एक प्रसिद्ध कथन है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। क्या है? कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। इस सिद्धांत का फ्रांस में प्रतिपादक कौन है? तो ब्रेसवे हैं। कौन है? ब्रेसवे। ब्रेसवे को फ्रांस में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का क्या कहा जाता है? प्रतिपादक कहा जाता है। इस समय शासन किसका था? लुई 14वें का शासन था। अर्थात कहा जाए तो फ्रांस में लुई 14वां जो था दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थक था। इसका एक कथन है कि मैं राज्य हूं। लुई 14वें कथन है कि मैं राज्य हूं। ये बात आपको समझ में आई। आगे चल करके साथियों ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है? मैं आपको इसको रफ कर दूं, उसके बाद मैं लिख रहा हूं अभी और, ठीक है? चाहे आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए अब लिखने में समय ज़्यादा लगता है, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर दिक्कत होगी आपको। चलिए आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। इससे आगे लिखें, इससे आगे आप लोग लिखिएगा। लिखिए दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन सभी धर्मों द्वारा किया गया, सभी धर्मों द्वारा किया गया, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो। इन सभी धर्मों ने माना कि, इन सभी धर्मों ने माना कि पृथ्वी पर प्रथम राजा ईश्वर के द्वारा रचित था, कि प्रथम राजा पृथ्वी पर प्रथम राजा ईश्वर के द्वारा रचित था। आगे लिखिए चीन और मिस्र में भी राजा को, चीन और मिस्र में राजा को सूर्यपुत्र और देवपुत्र कहकर पुकारा गया। चीन और मिस्र में राजा को सूर्यपुत्र और देवपुत्र कहकर पुकारा गया, सूर्यपुत्र और देवपुत्र कहकर पुकारा गया। ठीक है, आगे लिखिए भारतीय तथा यूरोपीय परंपरा में,
भारतीय तथा यूरोपीय परंपरा में इस दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया गया। भारतीय तथा यूरोपीय परंपरा में इस दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया गया। समर्थन किया गया। ठीक है, आगे लिखिए। भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के ग्रंथ मनुस्मृति में भी भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के ग्रंथ मनुस्मृति में भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया गया। भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के ग्रंथ मनुस्मृति में भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया गया। लिखिए, आगे लिखिए। भारतीय परंपरा में कहा गया है कि सज्जनों की रक्षा के लिए भारतीय परंपरा में कहा गया है कि सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए ब्रह्मा ने प्रथम राजा को पृथ्वी पर भेजा था। भारतीय परंपरा में कहा गया है कि सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए ब्रह्मा ने प्रथम राजा को पृथ्वी पर भेजा था। आगे लिखिए। महाभारत में कृष्ण ने लिख लीजिएगा, भगवान कृष्ण ने, है ना। महाभारत में भगवान कृष्ण ने उपदेश देते हुए कहा था कि मनुष्यों में मैं ही राज्य हूँ। महाभारत में भगवान कृष्ण ने उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्यों में मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, लिखिए। आगे चलकर इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई क्योंकि ये सिद्धांत तार्किक व वैज्ञानिक नहीं था। क्योंकि यह सिद्धांत तार्किक व वैज्ञानिक नहीं था। इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी, लिखिए, इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी इस सिद्धांत ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इस सिद्धांत ने राष्ट्रभक्ति,
इस सिद्धांत ने राष्ट्रभक्ति और लोगों को अनुशासित किया और लोगों को अनुशासित किया। तो साथियों, ये था हमारा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, और आगे की चर्चा हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो साथियों, जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं, और साथियों बने रहिए एफएम गोल्ड के परिवार के साथ। साथियों, एकदम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाएगा। आप एक बार विश्वास बनाकर रखिएगा एविन सर पर। तो आप जान भी चुके होंगे, इतनी क्लासेस मैंने आपको पढ़ा दी कि एक एक शब्द मेरे जुबान से और दिमाग से निकलता है, जिसमें क्वेश्चन छिपा होता है साथियों। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं। जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जो भी साथी, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।